हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो हम MCQs क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर द रिवीजन। आज हम उसकी क्लास 5th को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी ना मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, जैसे कि उसके अंदर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे और वो पेड रहने वाली है। ठीक है, तो उसके जो प्राइस हैं वो 149 आपके लिए रहने वाले हैं और उसके अंदर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड हर यूनिट से आपको वो क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों को बाय करना है या फिर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज या फिर नोट्स बाय करने हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Who first demonstrated that microorganism could cause disease in silkworm? यानी कि सबसे पहले ये किसने डिमोस्ट्रेट किया था जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज कोज करते हैं सिल्कवॉर्म के अंदर। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, लुइस पाश्चर ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, ऑगोस्टिनो बासी ने किया था या फिर एडवर्ड जेनर ने किया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो एगस्टिनो बासी हैं वो क्या थे, एक इटालियन एंटेमोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1835 में क्या किया था, डिमोस्ट्रेट किया था डिजीज अफेक्टिंग सिल्कवॉर्म नोन एज मुस्कैर्डाइन, जो कि कोज की जाती है बाय ए पैरासिटिक फंगस। तो यहाँ पे सबसे पहले अगस्टिनो बासी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिमोस्ट्रेट किया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं सिल्क वॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, प्रूफ किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डिजीज को कोज करते हैं सिल्क वॉर्म के अंदर। लेकिन बाद में इनकी जो स्टडी थी, मतलब सिल्क वॉर्म के ऊपर जो स्टडी थी उसको आगे प्रोसीड किसने किया था, लुइस पाश्चर ने किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे सबसे पहला कनेक्शन पढ़ते हैं तो वो हम यहाँ पे किसको बोलेंगे, अगस्तिनो बासी का बोलेंगे कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, डिमोस्ट्रेट किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं सिल्क वॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो कॉमन सिल्कवॉर्म डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। नाम याद रखना, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली है ग्रेसरी, GRASSERIE। ये कौन कोज करता है, ये एक वायरल है, क्या है, वायरल डिजीज है। ठीक है, उसके बाद है फ्लेचरी, FLACHERIE, ये वायरल और बैक्टीरियल डिजीज है। फिर उसके बाद है म्यूस्कैर्डाइन, म्यूस्कैर्डाइन क्या है, एक फंगल डिजीज है। और फिर है पेबराइन, पेबराइन क्या है, एक प्रोटोजोअन डिजीज है। ये जो डिजीज है वो बहुत सारे पैथोजेंस के द्वारा कोज की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द टर्म सिम्बायोसिस वाज कोइन बाय, यानी कि जो टर्म है सिम्बायोसिस की उसको किसने सबसे पहले कोइन किया था। ऑप्शंस है एंटन डी बेरी ने किया था, मार्टिनस बेजरिंके ने किया था या फिर सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने किया था या एच स्केलगल ने किया था। तो यहाँ पे जो टर्म है सिम्बायोसिस की उसको 1879 में जो एंटोन डी वेरी थे उन्होंने क्या किया था, कोइन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो कॉन्सेप्ट है प्योर कल्चर टेक्निक का वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने किया था, लुइस पाश्चर ने किया था, जोसेफ लिस्टर ने किया था या मार्टिनस बेजरिंके ने किया था। तो जो रॉबर्ट कोच हैं उन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, लुइस पाश्चर का मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, इन्होंने फर्मेंटेशन, पाश्चराइजेशन जैसी टेक्निक्स को क्या किया है, इंट्रोड्यूस्ड किया है। और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किया था, स्वान नेक जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने वो परफॉर्म किया था। ठीक है, जोसेफ लिस्टर, फादर ऑफ जोसेफ लिस्टर को हम किसके नाम से जानते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर के नाम से हम इनको जानते हैं। इन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया था।
ठीक है। मार्टिनस बेजरिंके ने जैसे अजोटोबैक्टर की डिस्कवरी की थी। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो कॉन्सेप्ट है प्योर कल्चर टेक्निक का, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था रोबर्ट कोच ने। उसके बाद आता है मिथेनोजेंस आर स्ट्रिक्टली। तो जो मिथेनोजेंस हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली एनारोबिक आर्किया होते हैं। मिथेनोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को एज ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इन एनओक्सिक कंडीशंस। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एनारोबिक आर्किया है, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रोपिक, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कि कीमो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनाज है, लैक्टोबैसिलस है या क्लोस्ट्रिडियम है। तो जो कीमो ऑटोट्रोप्स हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज देयर मेन सोर्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोबैक्टर है और जो नाइट्रोसोमोनाज हैं वो क्या है, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है जिनको जो कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे नाइट्रोसोमोनाज नाइट्रोसोकोकस आते हैं, और जब नाइट्राइट नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे आते हैं नाइट्रोसोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोकोकस, ये सब वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनाज हैं वो क्या है, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं। उसके बाद है द टर्म माइकोराइजा वाज फर्स्ट कोइन बाय, यानी कि जो टर्म है माइकोराइजा की वो किसने कोइन की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, एल्बर्ट बेरनहार्ड फ्रैंक ने की थी, या फिर एंटोन डिवेरी ने की थी, या विनोग्रेड्स्की ने की थी, या फिर लॉरेंस हिल्टनर की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि जो टर्म है माइकोराइजा उसको किसने डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी कॉन्सेप्ट ऑफ एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाई, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक का उसको किसने डेवलप किया था। ऑप्शंस है मार्टिनस बेजरिंके ने किया था, रोबर्ट कोच ने किया था, सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने किया था, या फिर ए एंड सी बोथ ने किया था। तो अगर हम बात करें एनरिचमेंट कल्चर मीडिया, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, क्रिएट करता है स्पेसिफिक कंडीशंस को टू फेवर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसको किसने डेवलप किया था, इसको मार्टिनस बेजरिंके और सर्गेई विनोग्रेड्स्की नाम के दो साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द राइजोस्पेरिक अफेक्ट इज लीस्ट प्रोनाउंस्ड इन। तो यहाँ पे ऑप्शंस है मोनोकोट क्रॉप्स, डाइकोट क्रॉप्स, कोनिफेरस प्लांट्स या फिर ग्रास स्पीसीज। तो जो राइजोस्पेरिक इफेक्ट है वो लिस्ट प्रोनाउंस्ड होता है किन के अंदर, कोनिफेरस प्लांट्स के अंदर। जो राइजोस्पेयर इफेक्ट है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है प्लांट रूट सिस्टम को ऑन द सराउंडिंग सोयल एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी। ये जो इफेक्ट है वो जनरली लेस प्रोनाउंस्ड होता है इन कोनिफेरस प्लांट्स के अंदर एज कम्पेयर टू मोनोकोट, डाइकोट एंड ग्रास स्पीसीज। तो यहाँ पे याद रखना इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है द टर्म फाइलोस्फीयर रेफर्स टू, यानी कि फाइलोस्फीयर से आप क्या समझते हो। ऑप्शंस है लीफ सरफेस हैबिटेट, या फिर सोयल रूट इंटरफेस, या फिर मराइन माइक्रोबियल हैबिटेट, या फिर राइजोस्फीयर फंजाई। तो अगर हम यहाँ पे फाइलोस्फीयर की बात करें तो फाइलोस्फीयर वो जोन होता है, मतलब उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, जो प्लांट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जैसे कि लीफ वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि वहाँ पे जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है ड्यूरिंग डायोक्सिक ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो। तो डायोक्सिक ग्रोथ के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं। ऑप्शंस हैं कॉन्टिन्यूस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को करते हैं, 2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेजेस को करते हैं, या फिर ओनली स्टेशनरी फेज को करते हैं, या फिर नो लेग फोर्स। तो जो डायोक्सिक ग्रोथ है वो क्या है, एक बायोफेजिक ग्रोथ पैटर्न है। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेजेस को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इन एनोरबिक रेस्पिरेशन नाइट्रेट इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन गैस बाई। तो हमें पता है
नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट के अंदर और नाइट्राइट होता है नाइट्रेट के अंदर। तो यहाँ पे जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, जो नाइट्रेट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है नाइट्रोजन गैस के अंदर। इस प्रोसेस को, ये क्या है प्रोसेस है, इज ए फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है सिंक्रोनस कल्चर टेक्निक इज यूज्ड फॉर, यानी कि जो सिंक्रोनस कल्चर टेक्निक है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन है फॉर द स्टडिंग ऑफ ग्रोथ कर्व स्टेजेस, म्यूटेशन एनालिसिस, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन या फिर मेजरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जो सिंक्रोनस कल्चर है वो क्या है, एक पॉपुलेशन ऑफ सेल है जिसके अंदर ऑल सेल्स क्या होती हैं, सेम स्टेज ऑफ द सेल साइकिल के ऊपर होती हैं। ये जो टेक्निक है इसको हम यूज करते हैं फॉर द स्टडिंग ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एंड ग्रोथ कर्व ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डोनर इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, वाटर होता है, आयरन होता है या मीथेन होता है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो आपका वाटर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, यानी कि वो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए वो कौन सा होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं एटीपीएज होता है, नाइट्रोजिनेज होता है, डीहाइड्रोजिनेज होता है या फिर पॉलीमरेज होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एटीपीएज। उसके बाद है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वॉज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, यानी कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको सबसे पहले किसने डिमोन्स्ट्रेट किया था। ऑप्शंस है मार्टिनस बेजरिंग ने किया था, हरमन हेल रीगल एंड विल्फार्थ ने किया था, या फिर एल्बर्ट फ्रैंक ने किया था, या फिर रोबोट कोच ने किया था। तो जो हरमन हेलरिगल और हरमन विल्फार्थ हैं उन्होंने 1888 में क्या किया था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किया था। उन्होंने क्या बोला था, जो लेग्यूम्स हैं वो क्या करते हैं, कुड फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और ये परफॉर्म किया जाता है बाय द बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। और जो बैक्टीरिया कौन सा होता है, राइजोबियम होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है जो अजोटोबैक्टर है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को अंडर, यानी कि कौन सी कंडीशंस के अंदर जो अजोटोबैक्टर है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ऑप्शंस है एरोबिक कंडीशंस में करता है, एनारोबिक कंडीशंस में करता है, माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस में करता है, या बोथ ए एंड बी। तो जो अजोटोबैक्टर है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है अंडर एरोबिक कंडीशंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस इन्वॉल्व सिग्नल एक्सचेंज थ्रू। ऑप्शंस है फ्लेवोनॉइड्स एंड नोड फैक्टर्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स, या फिर नन ऑफ द अबो। तो जो राइबोसोम और लेग्यूम सिम्बायोसिस है वो इन्वॉल्व करता है सिग्नल एक्सचेंज थ्रू द फ्लेवोनॉइड्स एंड नोड फैक्टर। ये जो लेग्यूम हैं वो रिलीज करते हैं फ्लेवोनॉइड्स को और वो अट्रैक्ट करते हैं राइजोबिया बैक्टीरिया को। ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, फिर प्रोड्यूस करता है नोड फैक्टर को, जो कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और वो क्या करता है, इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोसिस्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यानी कि इनमें से कौन सा हेट्रोसिस्ट फॉर्मिंग साइनोबैक्टीरिया है। ऑप्शंस दिए गए हैं एनाबिना है, सिनकोकस है, प्रोक्लोरोकोकस है, या ओसिलेटेरिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें से जो एनाबिना है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, हेट्रोसिस्ट की फॉर्मेशन करता है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजेशन ऑर्गेनिक एसिड एक्ट बाय, यानी कि फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनिक एसिड है वो किसके जैसे एक्ट करता है, किसके द्वारा एक्ट करता है। ऑप्शन है रिड्यूसिंग आयरन के थ्रू, चिलेटिंग मेटल आयन के थ्रू, ऑक्सीडाइजिंग फॉस्फेट के थ्रू, या हाइड्रोलाइजिंग डीएनए के थ्रू। तो जो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक एसिड को, और वो क्या करते हैं, चिलेट करते हैं कटाइंस को, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ये क्या करते हैं, बाउंड कर जाते हैं फॉस्फेट इन द सोयल के साथ। बाई चिलेटिंग दिस मेटल आयन, ये जो ऑर्गेनिक एसिड है वो रिलीज करते हैं फॉस्फेट, और उसको क्या करते हैं, अवेलेबल फॉर्म के लिए बनाते हैं, अवेलेबल फॉर्म में बनाते हैं प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है इन सोयल हुमिक एसिड मेनली इंक्लूड, यानी कि सोयल के अंदर जो हुमिक एसिड है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन है डीएनए और आरएनए होता है, फल्विक हुमिक और हुमीन एसिड होता है, एंजाइम होता है, या ऑर्गेनिक फोस्फेट्स होते हैं। तो जो सोयल है जो हुमिक एसिड है उसके अंदर फल्विक हुमिक और हुमीन एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द मेथड यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट लेबाइल सॉल्यूशन इज, यानी कि वो कौन सा मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट लेबाइल सॉल्यूशंस। ऑप्शंस है ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट या फिर यूवी रेडिएशन। तो जो हीट लेबाइल सॉल्यूशन है उनके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं हीट के, और वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द मेथड्स, जैसे कि ऑटोक्लेव हो गया, ड्राई हीट हो गया और हीट हो गया। ड्राई हीट से वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन है वो क्या है, एक फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का जो कि रिमूव करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम ए सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग हीट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है दी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाई, यानी कि जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उसको किसने डेवलप किया था। तो ऑप्शन है क्रिस्टन ग्राम ने किया था, हैंस क्रिस्टन जोक किम ने किया था, लुइस पाश्चर ने किया था, या फिर कोच ने किया था। तो जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो क्या है, एक फंडामेंटल मेथड है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कि डिफ्रेंशिएट करता है बैक्टीरियल स्पीसीज को। इसको डेवलप किया था डेनिस बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हैंस क्रिस्टन ग्राम। 1884 के अंदर इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेनली ए मेजर ऑफ। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो मेनली किसका मेजर है, वो है ऑर्गेनिक मैटर का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर वायरस स्टेरिलाइजेशन इज, यानी कि वायरस स्टेरिलाइजेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है। तो जो ऑटोक्लेव है वो क्या है, वायरस स्टेरिलाइजेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर फिकल कॉन्टामिनेशन, यानी कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है फिकल कॉन्टामिनेशन के लिए। ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफी है, इकोलाई है, विब्रियो कोलेरा है, या शिगेला फ्रैक्शनरी है। तो जो इकोलाई है वो क्या है, एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है फिकल कॉन्टामिनेशन के लिए। उसके बाद है द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड फ्रॉम सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ग्रेमिसिडीन है, या क्लोरामफेनिकोल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो पेनिसिलिन है वो क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड है, और इसको क्या किया था, आइसोलेट किया गया था पेनिसिलम नाम की फंगस से। लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है वो क्या है, एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ए सोयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिया। और ये किसने किया था, सैलमैन वैक्समैन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इन 1943, और इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द फर्मेंटर यूज्ड फॉर एरोबिक फंजाई इज जनरली इक्विप्ड विथ, यानी कि वो फर्मेंटर जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एरोबिक फंजाई के लिए, इज जनरली इक्विप्ड विथ। ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेनिकल एजिटेटर से, गैस लिफ्ट कॉलम से, एयर स्पार्जर से, या बोथ हैंड से। तो जो एरोबिक फंजाई हैं उनको रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की फॉर ग्रोथ के लिए। ये जो फर्मेंटर हम यूज़ करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, हम इंट्रोड्यूस्ड करते हैं एयर को। तो यहाँ पे एयर स्पार्जर भी क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और एयर को थ्रू आउट द मीडियम। तो यहाँ पे हमें मैकेनिकल एजिटेटर की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मेन ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन इज, यानी कि वो मेन ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसको हम सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो है एस्परजिलस नाइगर। इसके बाद आता है एंजाइम इन्वर्टीज कैटालेस। जो एंजाइम है इन्वर्टीज वो किसको कैटालाइज करता है, तो ये क्या करता है, जो इन्वर्टीज है वो इसको हम सुक्रेज के नाम से भी जानते हैं। ये एक एंजाइम है जो कि कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को इनटू इट्स कंपोनेंट, जैसे कि मोनोसेक्राइड हो गया, फ्रैक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है।
उसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस यूटिलाइज, यानी कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है उसको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस नाम के एक बैक्टीरिया से। तो वो किसको यूटिलाइज करता है, तो वो यूटिलाइज करता है मिथेनॉल को। किसको करता है, मिथेनॉल को करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो ओपेरोन मॉडल है उसको किसने प्रपोज किया था, तो ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। जैकोबो मेनोड नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, ओपेरोन मॉडल को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बैक्टीरिया के अंदर उसको किसने डिस्कवर किया था। तो जो ऑप्शंस हैं, ग्रिफिथ ने किया था, एवरी मैक्लोइड मैकार्टी ने किया था, हर्शे और चेंज ने किया था, या फिर वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है दी एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज, तो पीसीआर के अंदर हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए फॉर द हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, हम करते हैं टैक पॉलीमरेज को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे पूछा गया है जो क्रिस्पर कैस9 सिस्टम है उसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं। तो जो क्रिस्पर कैस9 सिस्टम है वो एक पावरफुल जीन एडिटिंग टूल है जिसको हम क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं फ्रॉम ए नेचुरली अकरिंग डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हमें बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर बाय बैक्टीरियोफाज इज कोल्ड, यानी कि वो कौन सा मीडियम है हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर का जो बैक्टीरियोफाज की हेल्प से होता है। तो मैं बार बार बताती हूँ वो कौन सा है, वो है आपका ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी रिविजन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।